अभी रिसेंटली हमास ने इजराइल पर एक रॉकेट अटैक किया है, जहां हमास ने 4000 से भी ज्यादा रॉकेट्स को इजराइल पर फायर किया है। पर इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है उसने 95% एक्यूरेसी के साथ उन रॉकेट्स को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर रखा है। और ऐसा पास्ट में भी कई बार हो चुका है। हमास वहां से रॉकेट फायर करता है और यहाँ से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उन रॉकेट को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पर जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए वो ये है कि जहां हमास को अपने एक रॉकेट की कॉस्ट 800 से $1000 आती है, यानी कि 83,000 रुपये, वहीं इजराइल को अपने एक एंटी आयरन डोम मिसाइल की जो कॉस्ट आती है वो आती है $1,00,000। यानी कि इजराइल को ये रॉकेट की कॉस्ट हमास के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा पड़ती है। पर फिर भी पास्ट में इजराइल ऐसी बहुत सारी वॉर्स को इजीली कंटिन्यू और फंड करता आया है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक छोटा सा देश और इतनी कम पॉपुलेशन वाला देश ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। इसका एक ऑब्वियस सा आंसर हो सकता है कि इजराइल का जो डिफेंस सेक्टर है और उसका जो डिफेंस बजट है वो काफी ज्यादा है। पर यहाँ पर हमको ये ध्यान देना होगा कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेक्टर आता है कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से, और इजराइल की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा डेवलप्ड है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था जब इजराइल में ना ही ज्यादा पॉपुलेशन थी और अमेरिका भी इजराइल को ज्यादा भाव नहीं देता था। पर इजराइल ने बहुत सारी टेक्निक्स का और बहुत सारी स्ट्रेटजीज का यूज किया, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली ग्रो हो सका और उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी अपनी तरफ झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये सब इजराइल ने कैसे किया, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। एशिया और यूरोप के बीच में ये छोटा सा देश है इजराइल। इस देश की टोटल पॉपुलेशन है 93,60,000 लोग और इसका एरिया है सिर्फ 21,671 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया के मिजोरम के बराबर। पर इस छोटे से एरिया और इस छोटी सी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इजराइल ने काफी कुछ अचीव किया है और खुद को ग्लोबल लेवल पर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ खड़ा किया है। आज इजराइल की जीडीपी $564 बिलियन की है, जो कि उसके एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा है। इजराइल की पर कैपिटा जीडीपी $58,273 पर पर्सन है, जो कि इसको दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में टॉप पर रखती है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1947 में जब यूएन ने 2 स्टेट रिजोल्यूशन को पास किया था, तब इजराइल की पॉपुलेशन सिर्फ 10 लाख थी और इजराइल इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी नहीं था। यही कारण था कि अमेरिका ने भी उस समय पर इजराइल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका इजराइल की दुश्मन देश जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे उनके साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था, जिनका इजराइल के साथ पुराना रिश्ता था, जो कि आप शायद जानते ही होंगे। दरअसल इजराइल ने ये इकोनॉमिक मिरेकल अचीव किया अपने देश के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काफी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करके, जो कि होते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल। ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप दुनिया के किसी भी कोने में अच्छे तरीके से यूज करके उस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेजी से कर सकते हैं। इसमें लैंड का मतलब है जमीन, जिसके ऊपर आप फैक्ट्रीज बनाएंगे, जिसके ऊपर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे और एयरपोर्ट्स बनाएंगे। दूसरा है लेबर, यानी कि काम करने की कैपेसिटी रखने वाले लोग, जिनके पास प्रॉपर स्किल्स हो और जो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो काम करने के लिए। और तीसरा है कैपिटल, यानी कि पैसा, अच्छी मशीनरी और फैक्ट्री के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स और रेलवेज को डेवलप करने के लिए और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए काफी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज बिना कैपिटल के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इजराइल ने इन्हीं 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काफी अच्छे से यूज करके अपने देश में इतनी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबर की। देखो, जो इजराइल देश है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ज्यादातर लोग पहले से ही रहते थे। इजराइल की ज्यादातर पॉपुलेशन ने इमिग्रेट किया है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। अब जनरली इमिग्रेशन तो फाइनेंशियली पुअर लोग करते हैं और ऐसे लोग करते हैं जिनके पास कोई टेक्निकली एडवांस स्किल नहीं होती है, क्योंकि ये लोग एक देश से दूसरे देश अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बेटर करने के लिए ट्रेवल करते हैं। पर इजराइल के साथ ये केस काफी उल्टा था। इजराइल में लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर इजराइल की खुद की इकोनॉमी काफी ज्यादा पावरफुल तो थी ही नहीं, बल्कि इजराइल में ज्यादातर लोग अपने रिलीजियस और अपने नेशनल रीजन की वजह से आ रहे थे। और ज्यूज कम्युनिटी की एक खास बात यह है कि ये दुनिया भर में जहां भी है वहां या तो ये फाइनेंशियली काफी ज्यादा रिच है अपने बिजनेसेस की वजह से, या फिर ये टेक्निकल स्किल वाइज और नॉलेज वाइज काफी ज्यादा एडवांस है। तो ये सब लोग जब पूरी दुनिया भर से इजराइल में आए तो ये अपने साथ अपनी कैपिटल भी लाए और अपनी टेक्निकल स्किल्स को और अपनी नॉलेज को भी अपने साथ इजराइल में लाए, जिसका इजराइल को काफी ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि इजराइल को एकदम से काफी ज्यादा मात्रा में
टेक्निकली एडवांस लेबर और काफी ज्यादा कैपिटल प्रोवाइड हो गई थी और इसका इजराइल ने काफी ज्यादा फायदा भी उठाया। 1924 से 2020 तक इजराइल की पॉपुलेशन 10 गुना से बढ़ी है, जिसमें इमिग्रेशन वाली पॉपुलेशन का चार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब क्योंकि ये पॉपुलेशन इजराइल की इकोनॉमी पर कोई बर्डन नहीं थी बल्कि एक वरदान थी, जिससे इसी पॉपुलेशन की वजह से इसी टाइम पीरियड में इजराइल का जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो 1700 गुना बढ़ा है और इजराइल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो 24 गुना बढ़ा है। तो ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक फैक्टर जो कि था लेबर। इजराइल के एजुकेशन सिस्टम पर और वहां के लेबर पर मैं डिटेल्ड वीडियो कभी फ्यूचर में बनाऊंगा, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पर दे दूंगा। अब बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जो कि है लैंड। देखो, एरिया वाइज इजराइल जो है वो काफी छोटा कंट्री है और वहां की जो ज्यादातर लैंड है वो रेगिस्तान है और वहां का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा है। अब इन सब कारणों के बाद भी अगर इजराइल सोचता कि वो अपने देश में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाएगा, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइंस लगाएगा, तो वो एक बेवकूफी वाली हरकत होती, क्योंकि इससे ना ही इजराइल के अंदर फॉरेन की कंट्रीज से ज्यादा कैपिटल इनफ्लो आता और ना ही इजराइल अपनी टेक्निकली एडवांस लेबर फोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाता। और ये बेवकूफी वाला डिसीजन इसलिए भी होता क्योंकि जो इजराइल की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो अपने आप में काफी कम है। तो अगर इजराइल सिर्फ 5 से 6 बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खोलता तो मेन कंपनी और इसकी वेंडर कंपनीज में ही इजराइल की सारी लेबर फोर्स सिमट कर रह जाती, जिस वजह से इजराइल की इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं कर पाती और वहां की इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन का एक थ्रेट हमेशा मौजूद रहता। पर इसका ठीक उल्टा इजराइल ने चुना दूसरा ऑप्शन जो कि था R&D सेंटर्स का और सॉफ्टवेयर की इकोनॉमी बनाने का ऑप्शन। और इस ऑप्शन को चुनने से ही इजराइल को 6 बहुत बड़े फायदे हुए, जिसमें से सबसे पहला था लो लैंड रिक्वायरमेंट, जहां एक फैक्ट्री बनाने के लिए और एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की और काफी बड़े लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं एक रिसर्च लैब खोलने के लिए और एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लिए सिर्फ एक बिल्डिंग की और एक छोटे से लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। इसका दूसरा फायदा था हाई कैपिटल इनफ्लो। देखो, जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है उसकी जो सैलरी होती है वो कम होती है, और जो आदमी एक रिसर्च फैसिलिटी में काम करता है या फिर जो आदमी साइंटिस्ट होता है उसकी सैलरी 4 से 5 गुना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू काफी ज्यादा जनरेट कर पाता है। और रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर में एरिया टू इकोनॉमिक वैल्यू का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसका तीसरा फायदा हुआ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का। इजराइल का जो अपना सॉफ्टवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा तेजी से एडवांस और डेवलप हुआ और आज तो साइबर सिक्योरिटी में इजराइल ग्लोबली काफी ज्यादा एडवांस है और एक अच्छे खासे मार्केट शेयर को होल्ड भी करता है और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर काम भी करता है। इसका चौथा फायदा हुआ R&D और इनोवेशन के सेक्टर में। इस ऑप्शन को चुनने के साथ ही इजराइल में जो इनोवेशन है वो काफी तेजी से बढ़ने लगे, जिससे डायरेक्टली वहां की इकोनॉमी में काफी ज्यादा वैल्यू जनरेट हुई। इसका पांचवा फायदा हुआ स्किल्ड लेबर का। सॉफ्टवेयर और रिसर्च की वजह से इजराइल ने अपने छोटे से लेबर फोर्स से मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करी। और इसका छठा फायदा हुआ डाइवर्सिफिकेशन का। आज इजराइल में टोटल 400 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज मौजूद हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। इससे ये फायदा हुआ कि इजराइल की जो टोटल इकोनॉमी है वो किसी एक ही सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो पाई और वहां की जो इकोनॉमी है वहां अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आ पाया और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन का जो खतरा था वो उससे भी बच गए। पर यही सेम चीज मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल नहीं हो पाती, वहां वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते, जिससे इकोनॉमिक स्लो डाउन का खतरा हमेशा बना रहता। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है कैपिटल या कह लो मनी। इस ग्राफ को देखो, ये वो अमाउंट है जो अमेरिका ने इजराइल को फॉरेन एड दी थी। अमेरिका ने 1970 से पहले इजराइल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अमेरिका ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के साथ दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। पर फिर भी इजराइल उस दौरान काफी तेजी से ग्रो हुआ और इस ग्रोथ में काफी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और 1970 से पहले इजराइल को ये कैपिटल मेनली मिली 3 सोर्सेज से, जिसमें से पहला था डोनेशन बाय ज्यूज कम्युनिटी फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। जो पूरी दुनिया की जो ज्यूज कम्युनिटी है वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए और अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए इजराइल में डोनेशन देते रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1945 से 1965 तक यानी कि
20 साल के दौरान दुनिया भर की ज्यूस कम्युनिटी से $2 बिलियन का जो डोनेशन था वो इजराइल को आया था। और एक 30 से 40 लाख पॉपुलेशन वाले देश के लिए $2 बिलियन का डोनेशन काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा दूसरा कैपिटल का जो सोर्स था वो था इजरायली बॉन्ड। इजराइल ने अमेरिका में रहने वाले अपने ज्यूस कम्युनिटी के लोगों के लिए इजरायली बॉन्ड इशू किए थे, जिसको खरीदकर वो लोग इजराइल में फंड्स को ट्रांसफर कर सकते थे। और इसी टाइम फ्रेम में इजराइल ने इन बॉन्ड्स के जरिए भी $1.4 बिलियन की जो कैपिटल है उसको अरेंज किया था। साथ ही इजराइल ने वेस्ट जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट भी किया, जिसमें वेस्ट जर्मनी ने ज्यूज के साथ करे अत्याचार का $1.7 बिलियन इजराइल को पे किया। और इन तीनों तरीकों से इजराइल में एक अच्छा खासा कैपिटल का इनफ्लो हुआ, जिससे इजराइल की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो हो पाई। और 1970 के बाद से तो अमेरिका ने कॉन्स्टेंटली डिफेंस के लिए और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए इजराइल को काफी ज्यादा फंड अलॉट किए। अमेरिका ने ये सब 1970 के बाद ही इसलिए किया क्योंकि 1970 में इजराइल एक काफी बड़ी जंग को जीत चुका था और खुद ही मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था, जहां से अमेरिका को इजराइल की जो इंपॉर्टेंस थी उसका अनुमान लग चुका था। और अमेरिका इतने एडवांस और इतने इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग नेशन से अपनी दोस्ती बरकरार रखना चाहता था। इजराइल की ही तरह साउथ कोरिया ने भी काफी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। वो इसने कैसे किया वो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।